So we were studying about chemotherapy of microbial diseases और उसके अंदर हमारा आज का जो टॉपिक है इस लेक्चर के लिए वो है टेट्रासाइक्लिन एंड अदर एंटीबायोटिक्स। सो टेट्रासाइक्लिन्स, अब टेट्रासाइक्लिन्स जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यानी कि हमारे पास जो टेट्रासाइक्लिन्स है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक्ट करती है। अब उसके बाद जो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन्स है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोबेशियंस से मिलती हैं। जो टेट्रासाइक्लिन्स है उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो की जाती है ऑन द बेस ऑफ देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस के ऊपर टेट्रासाइक्लिन्स को क्लासिफाई किया जाता है। हमारे पास तीन मेजर क्लासेस बनती हैं टेट्रासाइक्लिन्स की, जो कि है हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग, जिनका हमारे पास टी हाफ है जो वो 6 आवर्स होता है। अब टी हाफ का मतलब क्या होता है? टी हाफ हमारे पास वो टाइम होता है जिसके अंदर जो हमारी ड्रग है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाफ रह जाए जितनी हमने कंसंट्रेशन एडमिनिस्टर करी थी। फॉर एग्जांपल अगर हमने 250 mg ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर करी थी तो जितना टाइम उस ड्रग को 250 mg से आने से 125 mg आने तक लगेगा उसको हम बोलेंगे टी हाफ। तो जिन ड्रग्स का हमारे पास टी हाफ 6 आवर्स होता है वो हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स आती है। अब शॉर्ट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन्स के अंदर हमारे पास टेट्रासाइक्लिन, क्लोटेट्रासाइक्लिन आता है। सेकंड क्लास है हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग के अंदर हमारे पास वो ड्रग्स हैं जिनका जो टी हाफ है वो 12 आवर्स के इक्वल होता है। उसके अंदर आते हैं हमारे पास डेबिक्लोसाइक्लिन और मीथासाइक्लिन। लास्ट जो क्लास है वो है हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास आती है टी हाफ जो हो 18 आवर्स तक हो, उसके अंदर आता है डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन। तो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो टेट्रासाइक्लिन क्लास है एंटीबायोटिक्स का, उसके अंदर क्या स्पेसिफिक है कि जिन ड्रग्स के अंदर 4 साइकिल्स हो ड्रग, हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स है उसका कुछ ना कुछ केमिकल स्ट्रक्चर होगा। अब उस केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर जिन भी एंटीबायोटिक्स के अंदर 4 साइकिल्स हो उसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रासाइक्लिन। अब उसकी क्लासिफिकेशन हमने कर ली है। जो टेट्रासाइक्लिन की क्लासिफिकेशन है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेस पे की जाती है और उसके अंदर हमारे पास एक टर्म आती है टी हाफ, जो कि वो टाइम होता है जिसके अंदर जो हमारी ड्रग है उसका जो कंसंट्रेशन है वो हाफ रह जाए। अब जो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। टेट्रासाइक्लिन जो है वो बैक्टीरियोस्टैटिक होती है नेचर में। बैक्टीरियोस्टैटिक यानी कि हमारे पास वो ड्रग्स जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करें, किल ना करें, हमारे पास वो ड्रग्स कौन सी होंगी? बैक्टीरियोस्टैटिक। अब हमारे पास जो टेट्रासाइक्लिन है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कैसे रोकती है? तो बैक्टीरिया का जो प्रोटीन सिंथेसिस वाला प्रोसेस है उसको हमारे पास जो ड्रग्स हिंडर करती है उसके अंदर हमारे पास टेट्रासाइक्लिन आती है। तो व्हाट टेट्रासाइक्लिन डज इज टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट्स द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है हमारे पास उसको इनहिबिट करती है। अब जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं? जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। हमारे पास बैक्टीरिया में mRNA होता है। जो mRNA होता है उसके ऊपर हमारे पास कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास राइबोसोमल आरएनए होता है, rRNA बोलते हैं जिसको। अब जो ये rRNA है उसके अंदर 2 टाइप के राइबोसोम होते हैं, एक होता है 30S और एक होता है 50S। जो ये 30S वाला राइबोसोम है इसके ऊपर हमारे पास 3 साइट्स होती हैं, A, T और E। जो A साइट है वो हमारे पास आती है एक्सेप्टर साइट, P साइट है उसको पेप्टाइडल साइट बोलते हैं और जो E साइट है वो है एग्जिट साइट। तो हमारे पास होता क्या है, जो हमारे पास rRNA है उसके अंदर जो एक्सेप्टर साइट है वो rRNA सिग्नल देता है tRNA को कि हमारे पास स्पेसिफिकली ये कुछ सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जिसको रीड करके
एसिड के बारे में बताते हैं कि कौन सा रिक्वायर्ड अमीनो एसिड है। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमारे पास क्या है? प्रोटीन हमारे पास ऐसा बायोमोलिक्यूल है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे अमीनो एसिड्स पेप्टाइडल लिंकेज से जब जुड़ के हमारे या फिर अमाइड लिंकेज से जब जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन के अंदर हमारे पास बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़ के एक प्रोटीन बनाते हैं। अब जो आरएनए है वो टीआरएनए को सिग्नल देता है अमीनो एसिड्स को लाने के लिए, ठीक है। और ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये आके ए साइट पे जुड़ते हैं यानी कि एक्सेप्टर साइट पे। फिर जो ये हमारे पास ए साइट से टी साइट पे चले जाते हैं। टी साइट से हमारे पास ई साइट पे एक पेप्टाइडल जो चेन है वो पी साइट पे बनती रहती है, और जब एंड होता है तो हमारे पास ई साइट से प्रोटीन की जो चेन है वो बन के निकल जाती है। अब टेट्रासाइक्लिन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को कैसे इनहिबिट करता है? टेट्रासाइक्लिन हमारे पास 30S राइबोसोम के साथ बाइंड कर जाता है। जब 30S राइबोसोम के साथ हमारा टेट्रासाइक्लिन बाइंड कर जाएगा तो जो ये सारी प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस था वो रुक जाएगा। अब प्रोटीन सिंथेसिस का जब प्रोसेस रुकेगा हमारे पास तो जो बैक्टीरिया है उसको प्रोटीन चाहिए अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए। अगर बैक्टीरिया के पास प्रोटीन नहीं होगा तो वो आगे अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं कर पाएगा। प्रोटीन जो है वो एज अ हार्मोन, एज एन एंजाइम बैक्टीरिया के डिफरेंट प्रोसेसेस में हमारे पास मीडिएट कर रहा होता है। तो अगर हमारे पास प्रोटीन नहीं बनेगा तो जो बैक्टीरिया है वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, हेंस हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन आता है। अब इसके बाद आता है हमारे पास कि जो टेट्रासाइक्लिन है, अब प्रोटीन की सिंथेसिस तो ह्यूमंस में भी होती है, तो टेट्रासाइक्लिन हाई चांसेस है कि टेट्रासाइक्लिन जो है वो ह्यूमंस में भी प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक सकता है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। लेकिन टेट्रासाइक्लिन जो है वो ह्यूमंस के ऊपर इफेक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि जो ह्यूमंस है वो जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से टेट्रासाइक्लिन को पिक करके अपने सेल में लेके आते हैं। टेट्रासाइक्लिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बैक्टीरियल सेल के अंदर जाती है, और जो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये ह्यूमन सेल्स में टेट्रासाइक्लिन के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो है टेट्रासाइक्लिन ह्यूमन सेल्स में नहीं जाती, सिर्फ बैक्टीरियल सेल में जाती है और वहां पे अपना बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन दिखाती है। अब इसके बाद आता है हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स या फिर एडीएमई। अब जो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन्स हैं वो हमारे पास इसकी जो एब्जॉर्प्शन है टेट्रासाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन हमारे पास मेटल आयंस जो होंगे वो डिक्रीज कर देंगे। टेट्रासाइक्लिन मैंने पहले भी बताया था कि जो इसका स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमारे पास 4 रिंग्स होती हैं। अब जो ये 4 रिंग्स हैं ये मेटल आयन के साथ चिलेट फॉर्म कर देती है। चिलेट फॉर्म होने की वजह से जो है हमारे पास ये जो टेट्रासाइक्लिन है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। ऐसे ही हमारे पास जो टेट्रासाइक्लिन है वो मिल्क के साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर कोई भी पेशेंट के अंदर हम टेट्रासाइक्लिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि वो जो पेशेंट है वो मिल्क को कंज्यूम ना करे, क्योंकि हमने क्या करा कि जो टेट्रासाइक्लिन है वो मेटल आयन के प्रेजेंस में चिलेट फॉर्म करती है, जिसकी वजह से उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाती। तो हमारे पास जो मिल्क है, मिल्क में हमारे पास कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम के साथ भी हमारे पास जो टेट्रासाइक्लिन है वो चिलेट फॉर्म कर सकती है, और ये जो चिलेट फॉर्म होगा इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो जो हमारे पास मिल्क है वो मिल्क जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है टेट्रासाइक्लिन के साथ। उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है, जो टेट्रासाइक्लिन है वो जो नॉर्मल फ्लोरा हमारी बॉडी के अंदर होता है, नॉर्मल गुड बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर भी वर्क करता है, और उनकी जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसको डिक्रीज कर देता है। अब हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारे पास गुड फ्लोरा या नॉर्मल फ्लोरा है वो बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारे पास टेट्रासाइक्लिन की वजह से बहुत बार विटामिन बी और विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है। लास्टली जो टेट्रासाइक्लिन है वो प्रेग्नेंट फीमेल्स में नहीं दिया जाता, क्योंकि सिमिलरली जो हमारे पास प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं
उनके अंदर जो टेट्रासाइक्लिन है वो फीटस, जो हमारे पास फीटल मेम्ब्रेन्स होती है या फिर फीटस होता है, उसके अंदर चला जाता है, प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर लेता है, जिसकी वजह से प्लासेंटा में टॉक्सिसिटी कर सकता है। जो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है, इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स में हमारे पास स्किन रिएक्शंस, अर्टिकेरिया और सुपर इन्फेक्शन जैसे इन्फेक्शन हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। इसके जो स्पेसिफिक हमारे पास जो साइड इफेक्ट है वो है टीथ एंड बोन डिस्कलरेशन। अगर किसी पेशेंट के अंदर टेट्रासाइक्लिन की जो डोज है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक दी जाए, तो क्योंकि हमारे पास चिलेट फॉर्म होता है मेटल आयन के साथ, तो बोन्स के अंदर हमारे पास कैल्शियम होता है, जिसके साथ जो हमारा जो टेट्रासाइक्लिन है वो चिलेट फॉर्म कर देगा, और टीथ के ऊपर और बोन्स के ऊपर हमारे पास जो ये चिलेट या कॉम्प्लेक्स जो टेट्रासाइक्लिन और कैल्शियम का होता है वो डिपोजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो टीथ हैं वो डिस्कलर हो जाएंगे या फिर ब्राउन कलर के हो जाएंगे चिलेट डिपोजिशन की वजह से। लास्टली हमारे पास टेट्रासाइक्लिन्स की टैबलेट्स आती है, जनरली 250 mg डोज का यूज किया जाता है। अब जो टेट्रासाइक्लिन है वो हमारे पास टाइफॉइड के केस में, मेनिंजाइटिस के केस में, आई और ईयर इन्फेक्शन के केस में, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस के केस में हम यूज कर सकते हैं। अब टेट्रासाइक्लिन के बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास आती है वो है क्लोरामफेनिकोल। जो क्लोरामफेनिकोल है वो भी हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यानी कि हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं उनके ऊपर भी एक्ट करती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के ऊपर भी एक्ट करती है। जो हमारे पास क्लोरामफेनिकोल है जो क्लोरामफेनिकोल है ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, लेकिन ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कैसे करती है, जो 50S राइबोसोमल यूनिट था उसके साथ बाइंड करती है। 50S राइबोसोमल जो यूनिट है वो क्या करता है, ए साइट, जब हमने अभी ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ा तो हमने पढ़ा कि जो ए साइट है उसके ऊपर अमीनो एसिड आके जुड़ता है, और उसके बाद ए साइट से पी साइट पे हमारे पास चेन बनती जाती है। तो जो ये प्रोसेस है ए साइट से पी साइट जाने का उसको बोलते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन, यानी कि ट्रांसलोकेशन होती है हमारे पास पेप्टाइड चेन की। तो वो हमारे पास 50S राइबोसोमल जो यूनिट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो क्लोरामफेनिकोल ड्रग है वो 50S राइबोसोमल यूनिट के साथ बाइंड कर जाती है। जब 50S राइबोसोमल यूनिट के साथ बाइंड करती है तो वो ट्रांसलोकेशन नहीं होने देती पेप्टाइड चेन की। अगर पेप्टाइड चेन की ट्रांसलोकेशन नहीं होगी तो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा और हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन आता है क्लोरामफेनिकोल का। अब जो हमारे पास क्लोरामफेनिकोल है इसके कुछ सीवियर साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि जो क्लोरामफेनिकोल है ये बोन मैरो की डिप्रेशन करा देती है, यानी कि हमारे पास जो बोन मैरो होता है हमारे ब्लड में, जो कि ब्लड आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज की सिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है, उसकी डिप्रेशन करा देती है। बोन मैरो अगर हमारा जो है वो डिप्रेस, अगर उसका जो फंक्शन है वो रुक जाता है तो हमारे पास एनीमिया कॉज हो जाता है। उसके अलावा जो क्लोरामफेनिकोल है वो इन्फेंट्स में नहीं दिया जाता। जो हमारे पास स्मॉल बेबीज हैं उनके अंदर क्लोरामफेनिकोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि जो हमारे पास इन्फेंट्स हैं उनके अंदर एंजाइम्स अवेलेबल नहीं होती जो कि क्लोरामफेनिकोल को मेटाबोलाइज कर सके। अगर हमारे पास क्लोरामफेनिकोल मेटाबोलाइज नहीं होती तो क्लोरामफेनिकोल जो है वो इन्फेंट्स के केस में एक्यूमुलेट हो जाती है। एक्यूमुलेट होने की वजह से टॉक्सिसिटी कॉज करती है और उसको हम बोलते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो क्लोरामफेनिकोल की वजह से ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है। इस वजह से हमारे पास इन्फेंट्स में क्लोरामफेनिकोल नहीं दी जाती या बैन है। उसके अलावा हमारे पास क्लोरामफेनिकोल के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस देखे गए, यानी कि बहुत सारे पेशेंट्स एलर्जिक होते हैं क्लोरामफेनिकोल को। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स में हमारे पास सुपर इन्फेक्शन देखा जाता है, यानी कि एक नया इन्फेक्शन आ जाता है जब हम क्लोरामफेनिकोल से ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं किसी पेशेंट की। अब जो हमारे पास क्लोरामफेनिकोल है ये यूज की जाती है टाइफॉइड की ट्रीटमेंट में, मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट में, आई और ईयर के इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट्स में,
ब्रेन एब्सेसिस की ट्रीटमेंट्स में। उसके अलावा जो हमारे पास एनारोबिक इन्फेक्शंस होते हैं, जो एनारोब्स की वजह से इन्फेक्शंस होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट में क्लोरामफेनिकोल यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो क्लास है एंटीबायोटिक्स का, वो आता है हमारे पास अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अमीनोग्लाइकोसाइड्स भी हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंडामाइसिन, नियोमाइसिन और कानामाइसिन जैसी ड्रग्स आती हैं। जो हमारे पास अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, ये भी हमारे पास 30S राइबोसोमल यूनिट के साथ बाइंड करके प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं। जो हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन है, वो दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर वर्क करती है। हेंस जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हुई। अब जो हमारे पास अमीनोग्लाइकोसाइड्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन है, वो जीआईटी से पुअरली एब्जॉर्ब होती है। हेंस और उसके अलावा जो हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती, तो हमारे पास ब्रेन के जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनकी ट्रीटमेंट में स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं दिया जा सकता। सेकेंडली हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन या अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, ये हमारे पास ऑटोटॉक्सिसिटी कर देते हैं। ऑटोटॉक्सिसिटी का हमारे पास क्या मतलब है कि हमारे पास जो ईयर है, ईयर के हमारे पास जो सुनने के लिए जो नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है, उसकी हमारे पास ईयर में जाके अमीनोग्लाइकोसाइड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ईयर वाली जो नर्व है उसको डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से डेफनेस कॉज हो सकती है। तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास बहुत टाइम से स्ट्रेप्टोमाइसिन या अमीनोग्लाइकोसाइड्स की ट्रीटमेंट के ऊपर है, तो फिर उसके अंदर हाई चांसेस है कि ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। ऑटोटॉक्सिसिटी होने के बाद वो लीड करेगी हमारे पास डेफनेस के ऊपर। उसके अलावा नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है और सुपर इन्फेक्शंस कॉज करता है अमीनोग्लाइकोसाइड्स। जो हमारे पास जेंडामाइसिन है, उसके भी हमारे पास इंजेक्शंस दिए जाते हैं, क्योंकि पुअरली एब्जॉर्ब होता है वो जीआईटी से। तो जो हमारे पास जेंडामाइसिन है, वो यूज किया जाता है सेप्सिस की ट्रीटमेंट में, बर्न्स की ट्रीटमेंट में और निमोनिया की ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्लास हमारे पास जो ड्रग्स की है वो है मैक्रोलाइड्स। जो हमारे पास मैक्रोलाइड्स होते हैं, उसके अंदर मैक्रोसाइक्लिक लेक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है। जो मैक्रोलाइड्स के अंदर हमारे पास आते हैं एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन जो ड्रग है वो हमारे पास जो एरिथ्रोमाइसिन ड्रग है वो हमारे पास 50S राइबोसोमल यूनिट के साथ बाइंड करता है और प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करता है। ट्रांसलोकेशन है जो ग्रोइंग पेप्टाइड चेन का, उसको इनहिबिट करता है स्पेसिफिकली। जो हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन है, ये अल्कलाइन मीडियम में ज्यादा एक्टिव होता है। तो हम जनरली एरिथ्रोमाइसिन के साथ कुछ एल्कलाइन या बेसिस देते हैं ताकि हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन की जो एक्टिविटी है वो ज्यादा आए। उसके अलावा हमारे पास जो एरिथ्रोमाइसिन है वो स्टमक के एसिड की वजह से डिग्रेड हो जाता है। तो हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन की एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स जो है वो हमारे पास फॉर्मुलेशन में होती है, क्योंकि हमारे पास एंटेरिक कोटेड का मतलब क्या होता है, वो मेडिसिन जो कि जिसके ऊपर हम स्पेसिफिक एक कोट लगा देते हैं ताकि वो स्टमक में जाके डिसॉल्व ना हो, स्टमक के एसिड से प्रोटेक्ट हो जाए और फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में जाके रिलीज हो, क्योंकि हमारे पास जो एसिड है वो बहुत सारी ड्रग्स को डिग्रेड कर सकता है। जो हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन है, ये हमारे पास इरिटेशन कॉज करती है। उसके अलावा हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस देखे गए हैं। एरिथ्रोमाइसिन यूज की जाती है एटिपिकल निमोनिया की ट्रीटमेंट में, गोनोरिया की ट्रीटमेंट में, सिफिलिस की ट्रीटमेंट में। उसके अलावा वूपिंग कफ की ट्रीटमेंट में हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन यूज की जाती है। जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस की वजह से जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनकी ट्रीटमेंट में हम अमीनोग्लाइकोसाइड्स यूज करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने मेजर चार क्लासेस ऑफ ड्रग्स कवर करी। सबसे पहले हमने कवर करा टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन की जो क्लासिफिकेशन है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेस पे की थी।
जो हमारे पास जितनी भी ये ड्रग्स हैं, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, अमीनोग्लाइकोसाइड्स और लास्टली हमारे पास जो है मैक्रोलाइड्स हैं, ये सारी की सारी कैसे प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। या तो हमारे पास ये 30S राइबोसोमल यूनिट के साथ बाइंड होती है या 50S राइबोसोमल यूनिट के साथ बाइंड होती है। अगर हमारे पास प्रोटीन नहीं बनेगा तो आगे हमारे पास प्रोसेसेस नहीं कर पाएगा बैक्टीरिया, जिसकी वजह से हमारे पास जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रुक जाती है। अब जो हमारे पास अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड्स की एक खास बात क्या है कि बाकी सारे जो एजेंट्स हैं वो हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक है, लेकिन अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो है वो बैक्टीरियोसिडल है। तो इसी के साथ जो हमारा ये कीमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिसीजेज वाला चैप्टर है ये फिनिश होता है। थैंक यू।